हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 17 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल कराई जाती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी हम करंट अफेयर्स की पीडीएफ देते हैं, सभी हेल्पफुल हैं, सफिशियंट हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो जो वनडे एग्जाम होता है, जैसे स्टेट्स के भी एग्जाम होते हैं, सबके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ वो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे और कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। Which country hosted the first health working group meeting under BRICS in 2026? 2026 में ब्रिक्स के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट किया है ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत 2026 में न्यू दिल्ली में। जो भी सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डेलीगेट्स हैं ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज से, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पब्लिक हेल्थ थीम रहा है इस मीटिंग का। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स हो गए, प्लस इजिप्ट, यूथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया, ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। 2026 की जो चेयर है वो भारत के पास है ब्रिक्स की, यानी कि भारत अध्यक्ष है। और थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। What is the total corpus of the Startup India Fund of Funds 2.0? The Startup India Fund of Funds 2.0 का कुल कोष कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10,000 करोड़ रुपीस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को नोटिफाई कर दिया है। टोटल कॉर्पस इसका 10,000 करोड़ का होने वाला है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 2016 में लॉन्च किया गया था, पहला एडिशन इसका, और अब ये 2.0 है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें आप ये समझिएगा, ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप क्या है। देखिए, कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें पैसा नहीं मिल पाता या इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है, तो सरकार उनके लिए इन्वेस्टमेंट की सुविधा दे रही है। तो सरकार डायरेक्ट उनको पैसा नहीं देगी स्टार्टअप्स को, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पैसा देगी। वो इन्वेस्टर्स पूरा समीक्षा करेंगे कि कौन सा स्टार्टअप को पैसे देने हैं, तब वो गवर्नमेंट के बिहाफ में उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। आइए आपको बात समझे। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, सरकार ने उसको 100 करोड़ रुपए दिए। अब वो इन्वेस्टर अपनी कमेटी में देखेगा, जो ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है ना, सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए, ये कमेटी होती है। तो ये कमेटी देखेगी कि किस स्टार्टअप में कितने पैसे लगाने हैं। तो मान लीजिए उस स्टार्टअप को सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वो 10-10 करोड़ रुपए 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगी। इस तरह से चलता है काम, ठीक है ना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो सरकार डायरेक्ट नहीं करेगी इन्वेस्ट, बल्कि इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्टार्टअप्स को, ताकि उन्हें फंड की कमी ना हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी इंप्लीमेंट करेगी इस फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 2.0 को। विच कंट्री वॉन द फीफा वीमेन सीरीज 2026 टाइटल? फीफा महिला सीरीज 2026 है किताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया।
तो भारत की जो विमेंस फुटबॉल टीम है उसने 3-0 से जीत हासिल की है मालावी के ऊपर फीफा सीरीज 2026 नैरोबी में। ये थर्ड प्लेस के लिए मैच था। इससे पहले भारत को 0-2 से हार मिली थी केन्या से सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल हुआ केन्या और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया ने केन्या को 2-0 से हरा और फीफा विमेंस सीरीज 2026 टाइटल जीत लिया है नैरोबी केन्या में। Who won a silver medal for India in men's singles at 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स इन चाइना? चीन में आयोजित 2026 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आयुष शेट्टी। 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, या आप इसे कहें बैंक ऑफ निगबो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026, ये निगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नाजियम निगबो चाइना में हुआ है। और इस मेडल टैली को टॉप किया है साउथ कोरिया ने 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 5 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे नंबर पर रहा, थाईलैंड तीसरे नंबर पर रहा है, भारत चौथे नंबर पर रहा है। सिल्वर मेडल भारत को मिला मेन सिंगल्स में, जो वर्ल्ड नंबर 25 है भारत के आयुष शेट्टी, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो फाइनल में ये पहुंच चुके थे, तो पहले इंडियन बने हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं इस चैंपियनशिप के। केवल दिनेश खन्ना ही पहुंचे थे इससे पहले। मैन सिंगल्स टाइटल चाइना की शी यूकी ने जीता, इन्होंने ही हराया इन्हें आयुष शेट्टी को। और विमेन सिंगल्स टाइटल साउथ कोरिया की एन सी यंग ने जीता है। व्हाट इज द नेम ऑफ LIC's न्यूली लॉन्च्ड कस्टमर एप्लीकेशन? LIC द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ग्राहक एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है माई LIC। तो एम नागराज जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इन्होंने नई LIC कस्टमर ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है माई LIC। ठीक है, और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है सेल्स इंटरमीडिएट्स के लिए जिसका नाम है LIC सुपर सेल्स साथी। इस दौरान COMD आर दोराई स्वामी भी मौजूद रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो LIC के हैं दिनेश पंत, रत्नाकर पटनायक, आर चंद्र, ये भी मौजूद रहे मुंबई में। तो माई LIC ऐप जो भी पॉलिसी सर्विसिंग है, सपोर्ट क्लेम है, पेमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टमर एंगेजमेंट है, उन सभी को एक ही जगह पर प्रोवाइड कराती है। और LIC का जो डाइव यानी कि डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत ये दी जा रही है ऐप। व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? सिक्किम के पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रेडियो सिक्किम सुंदरी। इंडियन आर्मी ने 88.4 FM रेडियो सिक्किम सुंदरी को स्टैब्लिश किया है सिक्किम के फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के तौर पर। कहाँ पर? ईस्ट सिक्किम में, ताकि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। जो दूर दराज के हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन जा सके। ठीक है, तो ये सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसका नाम है 88.4 FM रेडियो सिक्किम सुंदरी। तो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, हार्श वेदर होता है, लिमिटेड मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, तो वो समस्या अब खत्म हो जाएगी। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन है इस रेडियो स्टेशन के जरिए पहुंचाई जा सकती है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नारी शक्ति वंदन रन? नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नारी शक्ति वंदन रन को ऑर्गेनाइज किया है 7 मेजर सिटीज में, ताकि जो महिलाओं के नेतृत्व वाले डेवलपमेंट है, ठीक है, उस इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके। और इसका थीम रहा नारी शक्ति वंदन। दिल्ली, कटक, पटना, मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु और जयपुर, इन 6 सिटीज में इसको, इन 7 सिटीज में इसको आयोजित किया गया है। The initiative aims to mobilize large-scale participation of women from diverse backgrounds, including students, professionals, entrepreneurs, sports persons, and members of civil society। और ये जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, ये माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उनके सहयोग से कराया गया है। सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन महिला अफेक्टेड विच कंट्री? भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात महिला ने किस देश को प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पपुआ न्यू गिनी। तो देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन महिला ये पपुआ न्यू गिनी को हिट किया है और 23 डेथ इसके कारण हुई है। एक और सुपर टाइफून सिनलाकू, इसने US नदर्न मैरियाना आइलैंड को हिट किया है। पूछ लेते हैं इस तरह के जो तूफान आते हैं। हुडको हैज साइंड MOUs विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीडेवलपमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स? हुडको ने पुनर्विकास और परिसंपत्ति मुद्रीकरण परियोजनाओं के लिए
किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुडको ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ रीडेवलपमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट से संबंधित, ठीक है, और वो भी नेशनल कैपिटल में। हुडको की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस से संबंधित है और 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी हुडको। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इन्होंने भारत का पहला ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी को ओपन किया है या इनोग्रेट किया है वर्ल्ड क्वांटम डे के मौके पर। 14 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड क्वांटम डे। तो 2 सेंटर है इसमें, एक तो है अमरावती 1S SRM यूनिवर्सिटी निरकोंडा में, दूसरा है अमरावती 1Q मेधा टावर्स गन्नावरम में। तो इनको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। जो भी प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, DRDO, IIT बॉम्बे और जो टेक स्टार्टअप्स हैं क्यूबिटेक, क्यूबिट फोर्स, इनके कोलैबोरेशन से इनको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी जान लीजिए वर्ल्ड क्वांटम डे ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जो प्लांक कांस्टेंट है 4.13566710 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। Who inaugurated the philatelic exhibition एक भारत श्रेष्ठ भारत, celebrating India's unity and democracy through postage stamps? डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का जश्न मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंट्री के जो डेमोक्रेटिक एंड नेशनल जर्नी है उसको प्रिजर्व करने के लिए। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिलेटेलिक एग्जीबिशन को भी इनोग्रेट किया है जिसका टाइटल रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, सेलिब्रेटिंग इंडियाज यूनिटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू पोस्टेज स्टाम्प्स। अच्छा, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय या फिर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एक पब्लिक म्यूजियम है, लाइब्रेरी है 3 मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी द्वारा इसको मैनेज किया जाता है जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। इससे पहले जो ये संग्रहालय से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और जो भी हिस्ट्री इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वो यहाँ पर प्रिजर्व की गई है। Which company partnered with the Indian Air Force for the F404 IN-20 इंजन प्रोजेक्ट? F404 IN-20 इंजन परियोजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है GE एरोस्पेस। तो इंडियन एयरफोर्स और US बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन मेकर GE एरोस्पेस इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि इन कंट्री डेपो फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जाए F404 IN-20 इंजन के लिए, जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में लगते हैं ये इंजन। द फैसिलिटी विल बी ऑन ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स विद GE एरोस्पेस प्रोवाइडिंग टेक्निकल इनपुट्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट स्टाफ एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है। तो जो ये जो पूरा फैसिलिटी है इसको ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा इंडियन एयरफोर्स। बाकी जो इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स और ट्रेनिंग सपोर्ट स्टाफ ये GE एरोस्पेस प्रोवाइड कराएगा। द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? हिंद महासागर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पोर्ट लुइस। तो 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। इसका थीम रहा कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के द्वारा। 25 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। What is India's revised GDP growth forecast for financial 27 according to IMF? IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 6.5%।
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 27 के लिए वो 6.5% की है, 6.4% से बढ़ाकर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसका टाइटल रहा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स कन्फ्रंट द वॉर इन द मिडिल ईस्ट एंड एम्प्लीफिकेशन रिस्क, ये पूरी रिपोर्ट और इसका टाइटल रहा जो IMF ने जारी किया है, इसी में बताया गया है। और ये कहा है कि फाइनेंशियल 28 के लिए जो ग्रोथ है वो 6.5% रहेगी। हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स वाया यूपीआई वर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल 26, वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है 218.98 बिलियन। तो पूरा एक डेकेड हो चुका है भारत ने जब यूपीआई लॉन्च किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उससे संबंधित कुछ डेटा सामने आया है। फाइनेंशियल 27 में 17.86 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे, जिनकी वैल्यू केवल 6,952 करोड़ रुपए थी। ये बढ़कर फाइनेंशियल 26 में 285 लाख करोड़ रुपए वैल्यू हो गई है और ट्रांजेक्शन की संख्या हो गई 218.98 बिलियन, ऐसा ट्रैक्शन डेटा ने बताया है। जो मंथली ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 21 लाख करोड़ थी फाइनेंशियल 20 में, ये 30 लाख करोड़ पहुंच चुकी है अब। 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 250 मिलियन डेली के यूजर्स हैं, 450 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। Who became the first Indian woman to win the FIDE Women's Candidate टूर्नामेंट? FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन डी है वैशाली रमेश बाबू। तो वैशाली रमेश बाबू ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने FIDE विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत लिया है और अपना स्थान पक्का किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये जो इन्होंने अभी वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है साइप्रस में जीता है, कैटरीना लैग्नो को इन्होंने हरा है। ये सेकंड इंडियन वुमेन है कुनरू हम्पी के बाद जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई किया है और यहाँ पर ये जू वेंसुन के साथ खेलेंगी इस साल के अंत में। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं और राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। जिष्णुदेव वर्मा किस राज्य के गवर्नर हैं? और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, कितने टर्म के लिए अपने ऑफिस में रहते हैं, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है ये बताना है। गवर्नर को उनके ऑफिस की शपथ कौन दिलाता है? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर के पद से संबंधित है? और आनंदीबेन पटेल किस राज्य की गवर्नर है? ये आपको बताने हैं। पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर कीजिएगा। यदि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। कोई डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।